कक्षा 12 जीव विज्ञान में आज हम लोग चर्चा करेंगे दो टॉपिक पर। एक आपका है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, और दूसरा हमारा टॉपिक है सहप्रभाविता। कोडोमिनेंस, आज हम लोग चर्चा दो टॉपिक पर करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन और कोडोमिनेंट पर, और दोनों परीक्षा उपयोगी है। तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं, लिंग निर्धारण। तो देखिए, आप लोग ये जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर यही कहा जाए कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो आपको कहा जाएगा 23 जोड़े। मनुष्य में गुणसूत्रों की कितने जोड़े होते हैं, तो यहाँ पर अगर जोड़ों की बात करी जाएगी तो 23 जोड़ा। देखिए, लड़के बड़ा कंफ्यूज होते हैं परीक्षा में। अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना है, और ऑप्शन यानी विकल्प में दिया रहता है 46 और 23 जोड़ा भी, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मतलब टिक करें। तो वहां पर एक पॉइंट, यह एक वर्ड पर ध्यान देना है कि संख्या बोल रहा है कि जोड़ा बोल रहा है। आप ध्यान देंगे कि संख्या यदि कहेगा तो हम संख्या की बात करेंगे, तो संख्या यदि कहेगा तो 46 जोड़ा की बात हो, 46 की संख्या की बात होगी। अगर जोड़ा बोल रहा है तो जोड़ा में हम 23 जोड़ा बोलेंगे। थोड़ी सी गलती पर लड़के, थोड़ी सी लापरवाही से लड़के गलती कर जाते हैं। यहाँ पर संख्या और जोड़ा पर ध्यान देना है। जब संख्या कह रहा है तो आपको 46 कहना पड़ेगा, 46 वाले ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। अगर कह रहा है जोड़ा तो आपको 23 जोड़ा। तो एक चीज क्लियर हुआ, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 और 23 जोड़ा होता है। अब देखिए, इसमें 23 जोड़ा होता क्या है। 23 जोड़ा में हम लोग देख लेते हैं। 23 जोड़े में तो मेल को हम लोग एक सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस सिंबल 0 लिख के ऊपर एरो का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये मेल का चिन्ह है। और फीमेल की अगर बात करेंगे, 0 लिख के नीचे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। मेल माने नर और फीमेल का मतलब मादा। कोई भी इस ब्रह्मांड पर जीव है, नर मादा 2 होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें नर मादा एक ही में होते हैं, उनको बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो यहाँ पर द्विलिंगी उनको कहते हैं, जैसे केचुआ, काकरोच है, ये सब द्विलिंगी है। तो यहाँ पर हम मेन बात पर आते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र की संख्या है, वो मेल और फीमेल में कैसे होती है। तो 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है, 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो ऑटोसोम होता है। 22 जोड़ा गुणसूत्र ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम यानी XX होता है। समान गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं। ये आपका ये 22 जोड़ा जो होता है वो मेल की बात हो रही है। यहाँ मेल की बात हो रही है। मेल में 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। इसको डिनोट करते हैं X से। अगर फीमेल की बात करें तो 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है, 22 जोड़ा
गुणसूत्र ये ऑटोसोम ही होते हैं, ऑटोसोम ही होता है। इसको इंडिकेट करते हैं एक्स एक्स से। लेकिन केवल 23वां जोड़ा, केवल 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो हेट्रोसोम होता है, हेट्रोसोम। और इसको हम लोग एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो एक चीज यह क्लियर हुआ कि नर और मादा में जो गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ा होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जोड़ा की बात करें तो 23 जोड़ा, जिसमें नर में जो होता है वह नर में जो होता है 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो आपका ऑटोसोम्स होता है। और नर का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, नर का, ये आपका नर की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। और फीमेल में 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन की बात न आए। यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। फीमेल में 23 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं, फीमेल में, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, फीमेल में 23 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो ऑटोसोम्स होते हैं एक्स एक्स। और वही मेल की बात करें, यहाँ पर आप चिन्ह बना दिया है मैंने, यहाँ मेल में 22 जोड़ा जो होता है वो ऑटोसोम्स होता है, इसको एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। केवल 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो हेट्रोसोम होता है और इसको हम लोग एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी एक चीज यहाँ पर क्लियर हुआ कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार जो है वो फीमेल नहीं है, मेल है। क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन में वाई गुणसूत्र से वाई गुणसूत्र पर ही यह डिपेंड करता है कि जो होने वाला नया बच्चा है वह नर है कि मादा है। तो वह डिपेंड करेगा कि वाई गुणसूत्र से ही लिंग का निर्धारण होता है। तो वाई गुणसूत्र जो कि मेल में होता है, लिंग निर्धारण के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वाई क्रोमोसोम ही जिम्मेदार होता है। तो एक चीज यहाँ पर हम लोग देखें कि नर में यानी मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं उसका चर्चा किए, ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स। अब देख लेते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस कैसे होता है। तो एक चीज यह क्लियर हुआ कि सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण के लिए मेल का जो वाई गुणसूत्र है वो मुख्य है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं एक्स वाई। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस में हम लोग देख रहे हैं, इसके लास्ट क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो भी हम ले रहे हैं वो लास्ट क्रोमोसोम को ले रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं फीमेल में ऑटोसोम 23 जोड़े होते हैं। तो जो हम लेंगे तो एक्स एक्स लेंगे, वो 23वें जोड़े की बात होगी और वह आपका होगा फीमेल। तो यहाँ ये फीमेल और इसके बीच क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर मेल एक्स वाई, इसका भी 23वां जोड़ा गुणसूत्र है और यहाँ पर मैंने इसको डिनोट किया मेल। तो ये फीमेल और ये मेल। तो यहाँ पर सेम अभी आपको मैंने बताया है, मेंडलिज्म में मैंने आपको बताया था कि मियासिस होता है और मियासिस केवल जेनेटिक सेल्स में होता है, सोमेटिक सेल्स में नहीं होती है। सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होती है। तो ये मियासिस का प्रोसेस जो है ये हो गया आपका मियासिस। मियासिस में यक्स इधर हो गया, ये यक्स ये डिवाइड हो गए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देखेंगे मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, ये यक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो अब आप जान रहे हैं कि जब इनके बीच क्रॉस होता है तो एक आपका ओवा होगा और एक स्पर्म होगा, और स्पर्म ओवा के बाद आपका फर्टिलाइजेशन होगा, इम्ब्रियो होगा, इम्ब्रियो का विकास होगा। तो इस तरह से ढेर सारे प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर हमको देखना क्या है कि ये जब मियासिस हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों क्रोमोसोम, ये मान लीजिए स्पर्म है, स्पर्म ये मेल आपका, ये फीमेल है तो इसको आप ओवा मानिए और ये आप स्पर्म मानिए। इसको मैंने टेल के रूप में दिखा दिया है ऐसे। तो ये हो गया आपका स्पर्म, क्योंकि स्पर्म का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। तो आपको अगर ऐसा दिखाया जाएगा तो क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर यक्स एक्स हो गया और ये हो गया यक्स वाई और ये हो गया आपका एक्स
एक्स और ये आपका एक्स और ये वाई। तो जो भी हमारे नए जीव मिले हैं, नया प्रोडक्ट हमारा जो मिला है, उसमें हम लोगों ने देखा कि एक्स दो तरह के, यहाँ पर दो तरह के गुणसूत्र मिले हैं, गुणसूत्रों का मेल हुआ है। एक आपका एक्स एक्स और दूसरा एक्स वाई। संयोग की बात है, जब ये यक्स एक्स आपस में मिलते हैं तो जो गर्भ में नया इंद्रियो आता है वो मेल होता है, और ये फीमेल होता है और ये आपका मेल होता है। तो ये सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जिम्मेदार जो है वो मेल है। मेल के पास, क्योंकि मेल के पास वाई क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम ही डिपेंड करता है, वाई क्रोमोसोम से ही सेक्स डिटरमिनेशन का प्रोसेस निर्धारण होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सेक्स डिटरमिनेशन के प्रोसेस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम्स और हेटेरोसोम्स जो हैं, यक्स वाई जो ऑटोसोम्स हैं वो टोटल 23 जोड़े जो होते हैं वो मेल में, फीमेल में होते हैं, और मेल में 22 जोड़ा जो होता है ऑटोसोम्स होता है। केवल 23वां जोड़ा जो होता है हेटेरोसोम्स होता है, जो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ चार्ट के माध्यम से भी हम लोग देख लिए हैं। तो हमारा ये पहला टॉपिक हो गया सेक्स डिटरमिनेशन, और दूसरा टॉपिक जो हमारा है कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता। तो अब मेंडलिज्म में हम लोग देख लेते हैं अभी सहप्रभाविता। कल मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के विषय में बताया था। इनकम्प्लीट में मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर कहता है कि प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण आते हैं वो प्रथम पीढ़ी में अगर क्रॉस होता है, दो विपरीत स्वभाव के पौधों के बीच अगर क्रॉस का क्रिया होती है तो प्रथम पीढ़ी में उसी तरह के लक्षण पौधों में दिखाई देता है जो प्रभावी होता है, और जो प्रभावी नहीं होता है वह प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने कल बताया था कि रेड और व्हाइट के बीच क्रॉस करा के मैंने कल दिखाया था आपको पिछली क्लास में। तो उसमें ये दिखाया था कि बीच में F1 जनरेशन या F2 जनरेशन में कुछ रेड और व्हाइट जो है वो पूरी तरह से रेड जो है और डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं शो करता, और जो व्हाइट है वो इन रिसेसिव कैरेक्टर तो शो करता है, लेकिन रेड जो है वो पूरा डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं प्रदर्शित करता। इसलिए बीच में ही दिख रहा था कि उसमें पिंक कलर के कुछ फ्लावर ऐसे पौधे आ गए, ऐसे फ्लावर आ गए जिनके फ्लावर पिंक कलर के थे, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का प्रोसेस कल कंप्लीट हुआ था। तो ये कोडोमिनेंस उसी से रिलेटेड है। कल जैसे मैंने कहा कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर, दूसरा रेसेसिव कैरेक्टर, तो डोमिनेंट F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में आपका आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब रूल बना हुआ है डोमिनेंट कैरेक्टर का तो प्रथम पीढ़ी में वो पूरा प्रभावी लक्षण आना चाहिए, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक दूसरा भी किस्म का प्लांट आ जा रहा है तो उसको इनकम्प्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ को का मतलब आप जान रहे हैं सह प्रभावी। जैसे कुछ मवेशियों की यहाँ हम बात करें जो छोटी सींग वाले हैं, छोटी सींग वाले मवेशियों के उन बाल की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर एक मान लीजिए लाल कलर का है, लाल रेड कलर का एक छोटी सींग वाला मवेशी है जिसके बालों का रंग लाल है। तो अब लाल है तो हम लोग जान गए कि ये प्रभावी लक्षण है। इसके बीच क्रॉस कराया गया, तो ये मान लीजिए दूसरा मवेशी है जिसका ऊन यानी बाल वो सफेद है, तो इसको आप लोग जानते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल आर से प्रदर्शित, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है उसको स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। अब देख लेते हैं कि तो लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा क्या कहता है कि तो F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही आने चाहिए, तो नियमतः होना वही चाहिए। यहाँ देख लेते हैं क्रॉस कराने के बाद मियासिस होगा। मियासिस में आप लोग देखें इस तरह से हमारा चार्ट बन रहा है। यहाँ पर आर और ये बड़ा कैपिटल आर यहाँ पर अलग हो गया, फिर इसमें भी मियासिस होगा। रेसेसिव कैरेक्टर में, डोमिनेंट कैरेक्टर में जैसे प्रोसेस चलेगा उसी तरह से इसमें भी चलेगा। तो ये स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर। अब आप लोग देखेंगे फिर क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन का देख लेते हैं क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप आता है। तो स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पर एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर, फिर यहाँ पर देखेंगे एक कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर।
तो इस तरह से हम लोग देखें कि हमारा जो नया प्लांट आया है प्रोडक्ट में, तो ये जो आया है वो एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो होना क्या चाहिए यहाँ, नियमतः मैंने बताया था कि रेसिस्टिव डोमिनेंट कैरेक्टर में दोनों कैपिटल होने चाहिए लेटर, या एक कैपिटल एक स्मॉल होना चाहिए। तो ये नियमतः यहाँ पर जो रूल है, कैपिटल आर दोनों में अगर आ रहा है तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक स्मॉल एक कैपिटल आ रहा है तब पर भी डोमिनेंट है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया इस तरीके का एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों ने किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जो मवेशी है उसमें जो कैरेक्टर दिखे वो रेड, लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर कहता है कि F1 जनरेशन में जितने भी उसके बच्चे पैदा होने चाहिए सबके कलर, जो बालों के रंग होने चाहिए वे रेड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि रेड न हो करके उनके जो बच्चे पैदा हुए वे चितकबरे पैदा हुए, चितकबरे पैदा हुए। इसका मतलब कि यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है रेड और जो रिसेसिव कैरेक्टर है व्हाइट, दोनों का मिला हुआ रूप दिखाई दिया। जो उसके मवेशियों के बच्चे पैदा हुए वो चितकबरे पैदा हुए। तो यहाँ पर ये कोडोमिनेंस को व्यक्त कर रहा है कि अपने आप में दोनों, चाहे रिसेसिव कैरेक्टर हो चाहे डोमिनेंट कैरेक्टर हो, दोनों स्वतंत्र हैं और अपना अपना जो जीनोटाइप है वो अपने जीनोटाइप और फिनोटाइप के रूप में अपना रूप प्रदर्शित करते हैं और समान सहभागिता होती है अगले प्रोडक्ट के लिए, अगले जीवों बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि दोनों स्वतंत्र हैं और उनकी दोनों की सहभागिता है, तो इस कैरेक्टर को हम लोग सहप्रभागिता कहते हैं। और यहाँ उदाहरण के द्वारा आप लोगों को ये दिखाया गया कि डोमिनेंट कैरेक्टर पूर्ण रूप से डोमिनेंट कैरेक्टर का पालन नहीं हो रहा है, तो ये प्रोसेस जो है सहप्रभाविता को बताता है। चितकबरे बच्चे जो पैदा हुए हैं उसके मवेशी पैदा हुए हैं। तो इस तरह से आपका ये दो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, कोडोमिनेंस और सेक्स डोमिनेंस।